हेलो गाइस, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कोलराउस लॉ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमारा मेन टॉपिक क्या है आज? कोलराउस लॉ। कोई भी जो लॉ होता है उसकी कंडीशन होती है, लिमिटेशन होती है। तो कोलराउस लॉ की कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। पहली कंडीशन ये लगा दी कि भाई जो ये लोग तब कब एप्लीकेबल होगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे एप्लीकेबल होगा। अच्छा, एक बात और अच्छी बात है, इट एप्लीकेबल बोथ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एप्लीकेबल होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कंडीशन क्या होगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है? ठीक है, जैसे अपन ने सॉल्ट लिया या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया, जैसे मान लो आपने CH3COH लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इसको समझ लेते हैं। CH3COH लिया और उसको डाल दिया हमने पानी में। ठीक है, अब जो CH3COH है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शियली डिसोशिएट होगा। मींस इसके जो मान लो जैसे अपने 10 मोल इसमें डाले हैं तो 10 के 10 मोल डिसोशिएट नहीं होंगे, इसका एक पार्ट होगा। 10 में से 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, बट डू नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट और आयोनाइज। ना तो कंप्लीटली डिसोशिएट या आयोनाइज नहीं होगा। तो इसमें जैसे जैसे पानी मिलाते जाते हैं, मींस डाइल्यूट करते जाते हैं, वैसे वैसे इसका डिसोसिएशन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इसमें मैं पानी मिलाता जाऊंगा इसका डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा और इतना पानी मिला दूं कि पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाए। दैट कंडीशन इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर? तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या? पानी का अमाउंट बहुत बहुत ज्यादा कर दे। जनरली आप ये समझना। तो यहां पे कोलराउस लॉ की लिमिटेशन हो गई इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोलराउस लॉ है क्या? देखिए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। मोलर कंडक्टिविटी मींस लैम्डा एम किसकी? इलेक्ट्रोलाइट की। एंड इलेक्ट्रोलाइट में बी वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मैं इस पर साइन किसका लगा देता हूं ऊपर? इनफाइनाइट का। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस। इट्स आयंस मींस जैसे मैं यहां पे इसके जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ कैटाइन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन, और ये भी क्या होंगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब जो नंबर ऑफ कैटाइन है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन है, वो चलो न्यू कंसीडर कर लेते हैं, न्यू पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस को अपन न्यू नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। बस हो गया कोलराउस लॉ। क्या है कोलराउस लॉ? दोबारा समझना। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी of a solution of electrolyte. Molar conductivity of solution of electrolyte at infinite dilution is the sum of molar conductivity of ions which created by electrolyte. Clear? एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसको। एक एग्जांपल समझते हैं अपन इसका। जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया Na2SO4, सोडियम सल्फेट का अपन ने एक एग्जांपल ले लिया। तो सोडियम सल्फेट की हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, लैम्डा एम इनफाइनाइट फाइंड करनी है। हमें फाइंड किसकी करनी है? Na2SO4। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया हमारे पास में? Na2SO4। द मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इनफाइनाइट किसकी? Na+ की। और Na+ की नंबर कितने होंगे इसमें? Na2SO4 में 2। तो यहां क्या लगा देंगे हम? 2 प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ किसकी? दूसरी सल्फेट आयन की, मींस SO4 2- के। क्लियर? या MgSO4 किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के लगा सकते हैं आप। CH3COH के लिए लगाएं, बिकॉज इट एप्लीकेबल बोथ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। CH3COH के लगाएंगे तो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ H+ लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COO नेगेटिव।
ठीक है, तो ये है हमारे पास में कोल्डाउस लॉ। फिर से समझना कोल्डाउस लॉ क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयन। ठीक है, अब एक बात तो है, इसको बोलते हैं अपन कोल्डाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, इसी को दूसरे तरीके से डिफाइन भी अपन कर सकते हैं। इसी का नाम क्या है, कोल्डाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इंडिपेंडेंट दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करता है। कैसे, जैसे समझते हैं, मान लो मैंने एक सॉल्ट लिया और वो सॉल्ट लिया NaCl, दूसरा सॉल्ट लिया मैंने Na2SO4। देखिए कोल्डाउस लॉ डिफाइन पूछे आपको ये कर देना है ना, कैसे अप्लाई करना है ये कर देना है, न्यूमेरिकल भी इसी पे बेस्ड होंगे, यानी एक्चुअल में तो ये हो गया कोल्डाउस लॉ। अब इसका जो लॉजिक है, कंसेप्ट है कि ऐसा क्यों हुआ, वो हम समझ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो हमने दो एग्जांपल ले लिए, एक तो ले लिया NaCl ले लिया, एक Na2SO4 ले लिया। ठीक है, और तो NaCl में दो आयंस अपने पास में, एक कौन सा है Na+ लैम्डा m Na+, या फिर इसमें पहले डिसोशिएट कर लेते हैं। चलो अपन इसमें NaCl में अपने पास में है Na+, दूसरा क्या है Cl-, और इसमें क्या क्रिएट होंगे 2Na+, एक क्या क्रिएट हो जाएगा हमारे पास में SO4 2- क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर मोलर कनेक्टिविटी मेरे को देखनी हो किसकी, NaCl की, देन लैम्डा m infinite of NaCl will be equal to lambda m infinite of Na+ plus lambda infinite of Cl नेगेटिव। और इसी तरीके से इसमें देख लेंगे अपन, lambda m infinite of 2 lambda m infinite of Na+ plus lambda m infinite of SO4 2-, ये किसके लिए हमारे पास में Na2SO4 के लिए है। अब जो लॉजिक है, मेन बात है कि यहां इंडिपेंडेंट माइग्रेशन मान लेते हैं lambda m infinite of Na, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Na+ आयन की मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू 5 है, तो वो 5 ही रहेगी, चाहे यहां पे हो, यहां पे अगर एक Na की देखें तो वो भी क्या आएगी, 5 ही आएगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कोआयन, इसके साथ कौन है, यहां पे Cl नेगेटिव है, यहां पे कौन है SO4 2 नेगेटिव है, इस पे डिपेंड नहीं करती है। समझ में आ गया क्या, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडीशन तो वही है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी आयन का, आयन Na+ आयन है, उसका कंट्रीब्यूशन, मोलर कनेक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कोआयन पे डिपेंड नहीं करता है। तो कोल्डाउस लॉ को ये अपन को कंसेप्ट, इसका जो डेफिनेशन है, इस पे कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे वो अपन यहां से समझ लिया। यहां पे मैं इसी को लॉ का नाम क्या है, कोल्डाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। उसको मैं क्यों बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, वो अपन समझ रहे हैं, मैं बता दिया मैंने। यहाँ पे जैसे NaCl है तो Na की मोलर कनेक्टिविटी मान लिया अपन ने, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी क्या रहनी है, एक Na की 5 रहनी है। ये नेचर ऑफ कोआयन, इसके साथ कौन सा आयन है, इस पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं समझा रहा हूं। इसको ही कोल्डाउस लॉ को इस तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे, कंडीशन देखना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन molar conductivity of a ions remains constant and it does not depend on nature of coion। क्लियर, तो ये भी कोल्डाउस लॉ है और ये भी कोल्डाउस लॉ है। यहां पे सीधा न्यूमेरिकली अपन डिफाइन किया है, यहां कंसेप्चुअली डिफाइन किया है। यहां पे कोल्डाउस लॉ क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। और यहां हमने क्या किया है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए आयंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कोआयन। Na की फिक्स है तो Na की फिक्स रहनी, Cl की मान लो 10 आ रही है तो Cl की 10 ही रहेगी,
चाहे वो NaCl में हो या MgCl2 में हो या AlCl3 में हो, ये नेचर ऑफ कोआयन पे डिपेंड नहीं करेगी। इसलिए इसका नाम क्या है? कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करता है, तभी इसको हमने क्या नाम दे दिया? इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कोलराउस लॉ को अपन ने न्यूमेरिकली भी एक्सप्लेन कर दिया और कंसेप्चुअली भी एक्सप्लेन कर दिया। न्यूमेरिकली क्या डेफिनेशन है वो भी हमने एक्सप्लेन कर दी, और कंसेप्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी हमने समझा दी है। समझ में आ गया होगा आपको सबको। यहां पे आगे देखिए बात। अब अपन कोलराउस लॉ से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कैसे फाइंड कर सकते हो हमें समझना है। कोलराउस लॉ से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करते हैं समझते हैं। देखिए, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया था Na2SO4 का, लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट, कितने से मल्टीप्लाई करना? लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ 2 से, तो 2 n के लिए लेते हैं पहले, तो लैम्डा m किसकी लेनी है हमें? लैम्डा m इनफाइनाइट Na2SO4 की लेनी है, तो लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस आयन प्लस SO4 एक ही है, तो लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ SO4 2 नेगेटिव। हम क्या समझना चाहते हैं? दैट how we can find equivalent conductivity by help of Kohlrauss law। तो हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। किसका ले लिया एग्जांपल? Na2SO4 का एग्जांपल ले लिया, और उसके अकॉर्डिंग उसके मोलर कनेक्टिविटी मैंने लिख ली। अब क्या हमें पता है? क्या पता है? एक रिलेशन पता है। क्या पता है? लैम्डा m अपॉन लैम्डा EQ is equal to वैलेंस फैक्टर। इसको हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में। लैम्डा m और लैम्डा EQ में इनका जो रेशियो वो वैलेंस फैक्टर के इक्वल होता है। तो हम चाहें तो इसकी जगह है मोलर कनेक्टिविटी जगह किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं? इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो समझना, अब अपने को फाइंड करना है लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Na2SO4। तो ये किसके, देखो लैम्डा m इनफाइनाइट किसके हो जाएगी? तो इक्विवेलेंट से क्या जाएगा? मल्टीपल में आ जाएगा, और इनटू किससे कर देंगे? वैलेंस फैक्टर से। और सोल्ट का वैलेंस फैक्टर कैसे देखते हैं? उसके पॉजिटिव आयन पे टोटल चार्ज या नेगेटिव आयन पे टोटल चार्ज। पॉजिटिव आयन Na, देखो Na2SO4, तो Na2 पे टोटल चार्ज कितना है? +2। SO4 पे कितना है? -2। तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 2। सोल्ट के लिए क्या देखना है? टोटल पॉजिटिव चार्ज पे चार्ज या नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन पे चार्ज। पॉजिटिव आयन पे टोटल चार्ज या नेगेटिव आयन पे टोटल चार्ज, ठीक है। और अगर एक आयन हो तो पर्टिकुलर आयन पे टोटल चार्ज क्या, जैसे Na पे +1 है तो 1 लेना है। यहां पे एक आयन पे कितना चार्ज, आयन में वैलेंस फैक्टर की वैल्यू उसके चार्ज के इक्वल होगी, और सोल्ट में उसके पॉजिटिव या नेगेटिव आयन के टोटल चार्ज के इक्वल होगी। तो चलो इसको अपन अप्लाई करते हैं। किसको अप्लाई करते हैं? इस फॉर्मूले को, लैम्डा m EQ अपॉन लैम्डा m, इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो लैम्डा EQ इनफाइनाइट, कंडीशन क्या? इनफाइनाइट। तो किसके लिए है? Na2SO4 इज इक्वल टू, इनका रेशियो किसके इक्वल है? इसके वैलेंस फैक्टर, इसका वैलेंस फैक्टर कितना है? 2। तो लैम्डा m infinite of Na2SO4 will be equal to 2 into lambda EQ infinite of Na2SO4। समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से हमने आयंस के लिए भी अप्लाई कर लेना है। लैम्डा m infinite of Na plus upon lambda EQ infinite ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू 1। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी इसमें। मीन्स लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस विल बी इक्वल टू लैम्डा EQ इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस।
इसी तरीके से हमें सल्फेट के लिए भी अप्लाई कर लेना है, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ SO4 2 माइनस डिवाइडेड बाय लैम्डा EQ इनफाइनाइट ऑफ SO4 2 माइनस विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि यहां पे चार्ज कितना है 2. देन लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ SO4 2 माइनस विल बी इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा EQ इनफाइनाइट ऑफ SO4 2 माइनस. इन सब की वैल्यू जहां कहां रख देनी है हमें इस इक्वेशन में. देखिए क्या आता है, लैम्डा, अच्छा m की जगह क्या पुट करना है, इक्विवेलेंट वेट वाली. तो यहां पे लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ n/2 किसके इक्वल है, 2 इंटू लैम्डा इनफाइनाइट EQ ऑफ n/2 इज इक्वल टू, अब n की जगह पुट करना है हमें, 2 की जगह 2 कर दिया क्योंकि 2 ऑलरेडी था यहां पे, लैम्डा EQ, क्योंकि लैम्डा m और EQ इसका सेम है, Na प्लस इनफाइनाइट प्लस SO4 के लिए देखिए, अब आप SO4 में क्या हमारे पास में यहां पे है, तो इसकी 2 से आ जाएगा, 2 इंटू SO4 2 माइनस, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा. इट मींस लैम्डा EQ इनफाइनाइट ऑफ Na2SO4 will be equal to lambda EQ of Na plus lambda EQ of SO4 2 minus. अब देखो एक लॉजिक निकल के आया है. क्या लॉजिक निकल के आया है, यहां पे अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है तो आपको जो सॉल्ट्स क्रिएट हो रहे हैं उनके नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. जैसे NH कितने क्रिएट हो रहे थे, 2, तो 2 से 2 कर दिया. SO4 का 1 था तो कितना हो गया, 1 हो गया. और अगर सोल्ट क्रिएट, अगर आपको लैम्डा EQ फाइंड करना है तो आपको सोल्ट जो आयंस है उनके नंबर को कंसीडर नहीं करना है. आगे समझ में, एक एग्जांपल से मैं आपको और समझा देता हूं इस लॉजिक को. लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ AlCl3 हमें फाइंड करना है. तो लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Al+3, क्योंकि एक ही है और Cl कितने इसमें 3, तो इंटू करेंगे 3, लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस. ठीक है, लेकिन अगर आपको लैम्डा EQ फाइंड करना है, लैम्डा EQ इनफाइनाइट, तो आपको इन नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना. मीन सीधा क्या करेंगे, लैम्डा EQ इनफाइनाइट ऑफ Al+3 प्लस लैम्डा EQ इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस. ये कहां से आया है, ये इसी से आया है. कैसे आया, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है. इट मींस कोलराउस लॉ की हेल्प से अपन मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं. क्लियर, कोलराउस लॉ क्या है उसके हमने पहले न्यूमेरिकली समझा, फिर उसको कंसेप्चुअली समझा और उसको अप्लाई करना भी हमने सीख लिया. किसके लिए, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए. अब कोलराउस लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उन पे डिस्कशन करते हैं. देखिए अब आप, तो कोलराउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है. फर्स्ट एप्लीकेशन समझते हैं अपन, how we can find molar conductivity at infinite dilution of weak electrolyte. एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं वो समझना है हमें. क्या इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. भाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी तो हम ग्राफ की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं. क्यों, जैसे ग्राफ अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या आता है, ये इस तरह से आता है, लैम्डा m √c में जब ग्राफ लोड करते हैं, मान लो कि ये लाइन अपने पास में आ गई, तो इसको जब इस लाइन ग्राफ की लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है ये, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये लैम्डा m इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करती है. लेकिन दिस ग्राफ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो हम ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं. कौन सा रूल है ये, डिवाई-हेक्लॉन्स इक्वेशन.
लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। इससे ग्राफ ना ग्राफ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ एप्लीकेबल नहीं होता, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो वो फाइंड करेंगे अपन किसकी हेल्प से, कोलराउस लॉ की हेल्प से। देखिए हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, कौन सा ले लिया अपन, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन CH3COOH। एसिटिक एसिड के हमें क्या फाइंड करनी है, लैम्डा एम इनफाइनाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हमें इसमें दो कैटाइन, एक कैटाइन है एक एनाइन है, दो आयन है CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो हमें दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखने पड़ेंगे जिसके अंदर CH3COOH नेगेटिव और एक में क्या हो, H पॉजिटिव हो। हमें क्या फाइंड करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH की लैम्डा एम इनफाइनाइट फाइंड करनी है। इसमें कितने आयन है, इसमें दो तरह के आयन है, CH3CO नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमें दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं जिसमें एक में क्या हो, एसीटेट आयन हो और एक में क्या हो, H प्लस आयन हो। तो मैंने दो एसीटेट के लिए मैंने ले लिया, एक CH3COONA। CH3COONA क्या है, एक सोल्ट है एंड ऑल सोल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और H के लिए ले लिया मैंने HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड मीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो यहां से हटाने के लिए यहाँ पे क्या नहीं, क्या क्या होना चाहिए, CH3COO नेगेटिव होना चाहिए, H पॉजिटिव होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, Na और Cl नहीं होना चाहिए। तो मैं लैम्डा एम इनफाइनाइट और किसकी ले लूंगा, NaCl की ले लूंगा। समझ आप दोबारा से फाइंड क्या करनी है हमें, CH3COH की लैम्डा एम इनफाइनाइट फाइंड करनी है। इसमें कौन कौन से आयन है, CH3CO नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। तो मेरे को आयंस लेने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने पड़ेंगे जिसमें CH3CO नेगेटिव हो और H पॉजिटिव हो। तो CH3CO नेगेटिव किस में है, CH3COONA में है। H पॉजिटिव किस में है, HCl में है। तो चाहिए क्या, CH3CO चाहिए, H चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, NaCl नहीं चाहिए। तो एक NaCl का भी सोल्ट ले लेंगे। अब इसको अप्लाई कर देंगे, कैसे देखिए समझते हैं। लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COONA, तो क्या हो जाएगी हमारे पास में, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Na पॉजिटिव, देन lambda m infinite of HCl, lambda m infinite of H positive plus lambda m infinite of Cl negative, lambda m infinite of NaCl, lambda m infinite of Na positive plus lambda m infinite of Cl negative। अब हमें चाहिए क्या, ये दोनों चाहिए, क्या नहीं चाहिए, Na और Cl नहीं चाहिए। तो इस इक्वेशन ये को 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं। 2 और 3 को जोड़ के मीन्स इक्वेशन 1 + 2 - 3 कर लेंगे। जो हटाने हैं उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। Na और Cl हटाना है तो 3 को माइनस कर देंगे। ये दोनों चाहिए इनमें से, तो ये दोनों हमने ले लिए। क्या आएगा हमारे पास में वो देखते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, क्या क्या आएगा भाई, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COONA प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ HCl माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl। तो यहां से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये Na कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये Cl कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ H पॉजिटिव। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COOH
CH3COOH is equal to lambda m infinite of CH3COONA plus lambda m infinite of HCl minus lambda m infinite of NaCl। इस तरीके से अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी लैम्डा एम इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं। कंपटीशन में इसमें न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो आपको करना क्या है, जो जो चीजें रखनी है उनको ऐड कर देंगे, जो जो हटानी है उस वाले क्वेश्चन को सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहां से हमें CH3CO नेगेटिव रखना था, H नेगेटिव H पॉजिटिव रखना था, इनको रखना था तो इनको क्या कर लिया, ऐड कर दिया। ये NaCl Na और Cl हटाना था तो इस वाले सॉल्ट को यहां से सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर, आ गया होगा, इजी है ये। ठीक है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया हमारा। क्या फर्स्ट एप्लीकेशन है, how we can find lambda m infinite of weak electrolyte by help of Kohlrausch law। तो Kohlrausch law का सेकंड एप्लीकेशन क्या है, देखिए। Kohlrausch law का सेकंड एप्लीकेशन है अल्फा की कैलकुलेशन करना। अल्फा अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट। लैम्डा एम सी किसी सी कंसेंट्रेशन पे अल्फा डिसोसिएशन कितना होगा वो अगर फाइंड करना हो तो इसके हेल्प से अपन फाइंड कर सकते हैं। अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं दे रखा, आपको सीधा फॉर्मूला दे रखा है। और अगर आपके पास में अल्फा है, ये सेकंड एप्लीकेशन है, अगर आपके पास में अल्फा है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, आप इसका कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे CH3COOH अगर डिसोशिएट हो तो CH3COO नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव डिसोशिएट होगा। इनिशियल अमाउंट इसका 1 मोल ले लिया, इसका 0 0, यहां से 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा अल्फा, जैसे इक्विलिब्रियम में किया था अपन। ये कंसेंट्रेशन फाइंड करने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, 1 बाई वी को क्या कंसीडर कर लेते हैं अपन, C, देन C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, देन Ka is equal to concentration of CH3CO negative H positive divided by concentration of CH3COH। इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा। C से C कैंसिल हो गया और क्या आ गया हमारे पास में, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये किसकी वैल्यू आ गई, वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन कोफिशिएंट की, वीक एसिड के डिसोसिएशन कोफिशिएंट Ka, या वीक बेस का भी आ सकता है Kb। Kb का फॉर्मूला सेम ही आएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर आपके पास में अल्फा है तो आप Ka की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हो। तो ये तीन एप्लीकेशंस हो गए हमारे पास में कोहलराउस लॉ के। फर्स्ट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इनफाइनाइट कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा कैसे फाइंड करते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कोफिशिएंट। ठीक है, अगर कोई डाउट्स हो तो आपको बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको सेंड करूंगा। ओके, बाय बाय।